गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कल हमने बात की कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में जो उसका नेक्स्ट इस वंश का जो शासक बना गयासुद्दीन महमूद, वो पूरी तरह अयोग्य था और उसकी वजह से जो प्रांतों में उसके मोहम्मद गौरी के जो सूबेदार थे, सामंत, जो उसके वास्तव में गुलाम थे, तो वो स्वतंत्र हो गए। तो हमने इसी में बात की कि बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में खिलजी सरदार थे, वो स्वतंत्र हो गए। सिंध और उस क्षेत्र में कुबाचा नामक जो सरदार का शासन था, तो वो भी स्वतंत्र हो गया। किरमान और जो क्षेत्र वाला क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान और ईरान के निचला क्षेत्र, वहाँ पर यलदोज था, वो स्वतंत्र हो गया और उसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया और वो दावा ये करने लगा कि वो गौर का वास्तविक जो उत्तराधिकारी है। दिल्ली और लाहौर वाले क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो सामंत के रूप में था, तो इसको जो है दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने अपना शासक स्वीकार किया, फिर लाहौर वालों ने भी स्वीकार किया और इसने इस पद को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसने जो है, हमने बात की कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सिर्फ मलिक और सिपह सलार ही कहलाए, क्योंकि ये जो है अभी तक दास्ता से मुक्त नहीं हुआ। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं निकलवाए, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया, क्योंकि अभी ये गुलामी की अभी अपने मालिक से गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में इसने जो है महमूद को जो है एक प्रस्ताव भेजा कि अगर वो उसे गुलामी से मुक्ति दे दे, जो उसका मालिक था मोहम्मद गौरी का वंशज उत्तराधिकारी, तो अब बदले में वो ख्वारिजम का शाह, जो ईरान का ख्वारिजम राज्य है, वहाँ का शासक अगर गजनी गौर पे हमला करता है तो उसमें सैनिक सहायता देगा। तो महमूद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति दे दी और स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और उसको शाही छत्र भिजवा दिया, यानी स्वतंत्रता का प्रतीक भिजवा दिया। तो इससे क्या हुआ, ऐबक की स्थिति मजबूत हो गई और बाकी मुस्लिम प्रतिद्वंदियों से अब टक्कर लेने के लिए उसकी जो धार्मिक रूप से स्थिति मजबूत हो गई। तो यहाँ तक कल हमने बात की थी। अब आगे बात करते हैं कि ऐबक को इन अब और नेक्स्ट क्या कठिनाइयाँ थी उसके सामने, मतलब गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने और खुद को सुल्तान घोषित करने के बाद में अब उसको किन ताकतों से लड़ना था। तो स्वतंत्र शासक बनते ही ऐबक ने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो योग्य था, तो उसने धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उसने अपने अच्छे व्यवहार, कूटनीति के द्वारा उन समस्याओं पर हल पाया। उसने तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। अब यहाँ तुर्क अमीर क्यों आ रहा, देखो ये मोहम्मद गौरी है, गजनी है, ये ऐबक है, या इल्तुतमिश है, ये सब तुर्क हैं, यानी तुर्की से आए हुए हैं, मूल रूप से तुर्की के हैं, इसलिए इनको हम तुर्क ही बोलते हैं। तो जो सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे शासकों का, मैं तो ज़्यादातर वो तुर्की से संबंधित है, इसलिए वो तुर्क अमीर, तुर्क सामंत, तुर्क जो है शासक ही बोलेंगे, इनको तुर्क वर्ड काम में लिया गया है। तो तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसने जो है प्रयास किया। तो इसके लिए उसने क्या पॉलिसी अपनाई, तो कुछ प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, मतलब परिवार से रिश्तेदारी बना ली। यानी जैसे इल्तुतमिश नाम का एक योग्य जो सामंत था, उसके साथ ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये वीर साहसी जो युवा सैनिक है, इसका सपोर्टर बन गया। इसी प्रकार जो सिंध और उसका जो सूबेदार था कुबाचा, वो उसका बहनोई था, तो वो भी उसका रिश्तेदार बन गया। तो वो कहने का मतलब है कि इसने योग्य व्यक्तियों को, सरदारों को वैवाहिक संबंध द्वारा जो है अपने फेवर में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, ताकि ये इनका सहयोग इसको प्राप्त हो सके। इसी प्रकार तो जो कुबाचा जिस जो इसका बहनोई था, तो इसने भी ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली कि हाँ, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तो अब बात करते हैं बिहार और बंगाल की। तो बिहार और बंगाल में खिलजी सरदार थे इस समय, और वो खुद आपस ही अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए थे, इसलिए ऐबक को कोई डर नहीं था इन खिलजी सरदारों की ओर से। अब ऐबक को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, ऐबक को सबसे ज़्यादा खतरा है गजनी का सूबेदार जो है यलदोज, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कुबाचा तो वैसे बेनोई था, तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश को उसने अपने दामाद बना लिया, तो वो उसका सपोर्ट हो गया। और जो है बंगाल और बिहार के जो खिलजी सरदार थे, उन्होंने वो खुद ही अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, तो प्रॉब्लम आ रही थी इसको यलदोज, जो गजनी का शासक है। तो गोरी की मौत के बाद में यलदोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान को जीतने का प्रयास किया। तो कुबाचा पे हमला कर रहा है, मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इसको जीतने का प्रयास किया। तो कुबाचा वैसे ही ऐबक के अधीनता स्वीकार कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कुबाचा पर हमला हुआ तो इसका जवाब ऐबक को देना है। तो ऐबक भी अपनी सेना लेकर के जो है उसके साथ संघर्ष करने गया, उससे
तो उससे लड़ने गया। इस युद्ध में ऐबक ने यल्दोज को हरा दिया और हरा करके उसको मुल्तान से उसके राज्य गजनी तक खदेड़ दिया, यानी वापस वहाँ तक भगा दिया। गजनी तक भगाने के बाद ऐबक ने गजनी को भी जीत लिया, गजनी शहर के ऊपर भी अधिकार कर लिया, यानी यल्दोज को गजनी से भी भगा दिया। लेकिन यहाँ गजनी को जीतने के बाद में ऐबक और उसके सैनिकों ने जो है गजनी के नागरिकों पर बहुत अत्याचार किए, है ना। तो जब नागरिकों के ऊपर अत्याचार किए तो नागरिक भड़क गए और उन्होंने क्या किया, यल्दोज को वापस आमंत्रित किया। यल्दोज को जब वापस आमंत्रित किया और वहाँ के नागरिक उसके सपोर्ट में थे, तो मात्र 40 दिन के भीतर ही ऐबक और उसके सैनिकों को वहाँ से भागना पड़ा इस विद्रोह के कारण। विद्रोह के पीछे रीजन यही था कि ऐबक और उसके सैनिकों ने जनता को दुख दिए, परेशान किया, इसलिए जनता भड़क गई। तो इस प्रकार 40 दिन के बाद में ही गजनी जो है वो ऐबक के हाथ से निकल गया। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि यल्दोज ने अब ऐबक जब तक जिंदा है तब तक वापस भारत की ओर देखा नहीं, ना कोबाचा को परेशान किया ना ऐबक को, यानी कि वो अब अपनी गजनी तक ही संतुष्ट है। और जब तक ऐबक जिंदा है उसने इस क्षेत्र की ओर देखा नहीं, मुल्तान, उच्च और दिल्ली लाहौर वाले क्षेत्र की ओर। अब बात करते हैं बंगाल और बिहार की। तो 1206 ईस्वी में अली मर्दान खिलजी जो है ये बंगाल का सरदार था। इसने बंगाल और बिहार की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी अली मर्दान ने। लेकिन इसके विरोधी जो सरदार थे उसने इसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया अली मर्दान को, और जो मोहम्मद शेरा नाम का एक और सरदार था उसको बंगाल और बिहार का सुल्तान बना दिया। अब कैसे ही करके अली मर्दान जो है जेल से भाग गया और ऐबक के पास पहुंच गया और ऐबक से सहायता मांगी कि अगर तू मुझे बंगाल और बिहार का सूबेदार बना दे तो मैं तेरी अधीनता मान लूँगा और जो बंगाल बिहार जो तेरे अधीन रहेगा। तो ऐबक को ये योजना अच्छी लगी। उसने अली मर्दान की मदद की और उसको बंगाल और बिहार में सत्ता पे वापस बिठा दिया। अली मर्दान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार जो है बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र भी जो है वह ऐबक के अधीन आ गया। यानी अली मर्दान तो वहाँ का सत्ता पर है लेकिन ऐबक के अधीन है, इसलिए ये क्षेत्र भी, बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र भी ऐबक के अधीन आ गया। अब बात करते हैं हिंदू सरदारों की। तो उस समय जो ऐबक के समय में हिंदू सरदार या राजपूत सरदार जो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, ये भी जो है ऐबक के लिए एक समस्या थी। तो उनको रोकने के लिए ऐबक ने क्या किया, तो हम पहले बात करते हैं बदायूं। बदायूं जो यूपी का क्षेत्र है, तो बदायूं के क्षेत्र में हिंदू सरदार या राजपूत सरदार जो थे वो विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, जिसको ऐबक ने दबाया और फिर अपने जो योग्य दामाद है इल्तुतमिश उसको वहाँ पर बदायूं का सूबेदार बना दिया ऐबक ने। तो ऐबक ने अपनी योग्यता से इनको रोकने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता से राजपूत सरदारों को और इनको जो है इन क्षेत्र में कंट्रोल कर रखा। जिन राजपूतों ने या हिंदू सरदारों ने, सामंतों ने इनकी अधीनता, ऐबक की अधीनता मान ली तो उनको उनके क्षेत्र वापस लौटा दिए गए और जिन्होंने नहीं मानी उनके क्षेत्र छीन लिए गए। तो इसके अलावा ऐबक ने ग्वालियर और कालिंजर, ये जो है ग्वालियर एमपी वाला क्षेत्र, इसको भी जीतने की कोशिश की, लेकिन ये क्षेत्र वो जीत नहीं पाया। और लगभग 4 वर्ष के शासन करने के बाद ऐबक 1210 में लाहौर के अंदर चौगान, जो वर्तमान हम बात बोलते हैं पोलो खेल जो घोड़े पे खेलते हैं, चौगान खेलते समय ऐबक जो है घोड़े से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये इसकी लाहौर में मौत होती है। परीक्षा में ये कई बार पूछ जाता है कि चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मौत हुई या ऐबक की मौत कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई। तब घोड़े से गिरने से मात्र जो मौत नहीं, मतलब घोड़ा उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी घोड़े के पैर होता है उसके पेट में लग जाता है और अंतड़ियाँ फट जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और कुछ किताबों में तो ये तक भी लिखा हुआ है कि जो घोड़ा ये था किसी राजपूत सामंत का सरदार का था जिसकी हत्या ऐबक ने कर दी थी। तो ये चेतक जैसी कहानी आ गई, महाराणा प्रताप के चेतक जैसी। तो इस घोड़े ने भी ऐबक को मार करके अपनी स्वामी भक्ति दिखाई थी, ऐसा मतलब कुछ ग्रंथ लिखते हैं। तो जो भी हो, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मौत हो जाती है। तो ये ऐबक का मात्र 4 साल का शासन था, 1206 से लेकर 10 तक। अब इसके ऐबक के मूल्यांकन की बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ऐबक, यानी ऐबक किस टाइप का योग्य, किस प्रकार की
व्यक्ति था। तो ऐबक ने भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना करने वाला माना जाता था। हम साफ देख रहे हैं कि गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया, वो उसने गौर से ही किया। तो ऐबक पहला राजा था जिसने, मुस्लिम राजा था जिसने दिल्ली और लाहौर, लाहौर को राजधानी बनाया इसने, लेकिन दिल्ली और लाहौर वाले क्षेत्र, बाद में वो बाकी क्षेत्रों पर भी अपनी सल्तनत स्थापित की, यानी मध्य एशिया से स्वतंत्र भारत में अपनी मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। गौरी ने जो क्षेत्र विजय किए उसमें ऐबक ने हेल्प की थी, और गौरी की अनुपस्थिति में भी जो क्षेत्र उसके अधीन थे उसकी सुरक्षा भी ऐबक ने बहुत अच्छे ढंग से की थी। हिंदू शासकों के विद्रोह को उसका दमन किया और अपने मुस्लिम साम्राज्य को ऐबक ने फैलाया था। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही माना जाता है कि गौरी की मौत के बाद में भारत में मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में राजनीतिक एकता या राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने का इसने काम किया। यानी गौरी की मौत के बाद में या गौरी की अनुपस्थिति में इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में रखा और उस यहाँ पर एक राजनीतिक सत्ता जो के अंतर्गत यानी अपने अधीन इनको रखने में सफल रहा। तो भारत ने मुस्लिम राज्य, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बना करके इसको जो है, मतलब ये ऐबक ने पहली बार जो है उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित किया, और मध्य एशिया यानी गौर से जो ये जुड़ा हुआ था गौरी के समय, गौर राज्य से, तो उससे अलग करके, मध्य एशिया से अलग करके स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना इसने ऐबक ने दिल्ली में की। इसीलिए ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य का या सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश जो है इस सल्तनत को मजबूत करने का काम करता है, इसलिए उस वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि उसने मजबूत किया है। ऐबक को टाइम ही नहीं मिला इतना, इल्तुतमिश ने इसको मजबूत किया है, लेकिन स्थापना तो ऐबक ने ही की है। तो सुल्तान बनने के बाद ऐबक जो है अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, इसलिए उसने कला, साहित्य और भवन निर्माण आदि की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त ही नहीं था। फिर भी उसने विद्वानों को अपने दरबार में शरण दी, जैसे हसन निजामी है, फखरुद्दीन नाम के विद्वान जो है उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये विद्वान जो उसके दरबार में रहते थे। मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रारंभ भी उसी के प्रयासों का परिणाम था। यानी मुस्लिम स्थापत्य कला, यानी स्थापत्य कला यानी भवन, महल, दुर्ग वगैरह का निर्माण जो होता है, तो ये भी प्रारंभ करने का श्रेय भी ऐबक को ही जाता है। उसने दिल्ली में कोत्तल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद है जो किसी मुस्लिम शासक ने बनाई थी। कुवत्तल उल इस्लाम मस्जिद परीक्षा में कई बार पूछ जाता है। हालांकि ये भारत की पहली मस्जिद नहीं है, पहली शासक, मुस्लिम शासक द्वारा बनाई गई मस्जिद है। पहली मस्जिद तो दक्षिण भारत में है, जो अरब के मुस्लिम व्यापारियों ने बनाई थी, और इस ऐबक ने बनाई इससे करीब 300-400 साल पहले बना दी थी, 7वीं-8वीं शताब्दी के अंदर ही। लेकिन ये मुस्लिम राजा द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है, कुवत्तल उल इस्लाम मस्जिद। तो इसके अलावा ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन की यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरू करवाया था। इसका गुरु था कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उसकी याद में इसने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। पूरा इल्तुतमिश ने कराया, क्योंकि इसका जीवन काल छोटा ही रहा, तो ये खुद पूरा करवाने में सफल नहीं रहा, तो इसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने, इस कुतुब मीनार को पूरा कराया था। कुतुब मीनार जो है ये अजान देने के रूप में प्रयोग आती थी, है ना, जो इस रूप में इसका उपयोग था। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद भी बनाई थी। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा चौहानों द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था। इसी को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। मतलब 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर एक पीर की मजार है जिसके ऊपर 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। तो ये इसने कुछ निर्माण कार्य कराए। तो हम संक्षेप में बात कर सकते हैं कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक अपने इस छोटे शासनकाल में ऐबक ने अपनी योग्यता, शूरवीरता और कूटनीति के द्वारा दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखने में सफल रहा, एक अच्छी आधारशिला रखी। उसका महत्व इस बात से भी है कि उसने भारत में मुस्लिम राज्य को गजनी की प्रभुसत्ता से अलग करके स्वतंत्रता प्रदान की, स्वतंत्र स्तर पर प्रदान किया, यानी मुस्लिम राज्य को यहाँ स्वतंत्र कर दिया, गजनी या मध्य एशिया से अलग करके यहाँ का राज्य को, मुस्लिम राज्य को स्वतंत्र कर दिया। ऐबक की मौत के बाद जो है उसका बेटा आराम शाह सुल्तान बनता है। ये आराम शाह पूरी तरह अयोग्य व्यक्ति था। तो अमीरों ने क्या किया, जो उसके दरबार के अमीर थे, उन्होंने ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, जो कि बदायूं का सूबेदार था, बदायूं यूपी में आता है, तो उसको जो है बुला करके सिंहासन पे बिठाया। इल्तुतमिश इसके लिए तैयार हुआ था, और उसने आराम शाह को मार करके दिल्ली की सत्ता थी वो अपने अधिकार में ले ली। तो इस प्रकार ये कुतुबुद्दीन ऐबक
का जो है जीवन काल था। जो तो 1206 से 10 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद आराम से थोड़े दिन के लिए शासक बनता है, फिर इल्तुतमिश बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे।